तो उस केस में गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है। सो जिसको रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल बोलते हैं, गिवन बाय द टिटमस इन हिज बुक सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन 1974। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्थान होते हैं उनमें गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व है, की एलिमेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, एलिमेंट है किसी भी संस्था के अंदर अच्छी गवर्नेंस होने के लिए, सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेप्लिकेबिलिटी। सभी हो जाएंगे तो सभी तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो सब तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर चार ही ऑप्शन दिए हैं सभी में, दैट मीन्स यू हैव टू चूज 4 आउट ऑफ 5। प्लीज वीडियो बंद कर लीजिए। चलिए आंसर दीजिए। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 19 का, बी, डी, बी हो सकता है और डी हो सकता है। बी में क्या है, बी सी डी ई और ए बी सी। तो गुड गवर्नेंस के लिए पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, भागीदारी। डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर बात करें डिसीजन मेकिंग हुआ तो अगर ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा इंक्लूसिव होगी, कोई भी संस्था, कोई भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है ना कि लोगों की सुनना, स्पेशली जो मेंबर्स हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे शुड आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी, तभी वो डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला तो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गया। दूसरा लिखा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे कोई भी संस्था है जो वो काम कर रही है, उसके लिए उसके पास फंड फंड रेज करते होंगे, या जो सपोर्टर्स होंगे जो हेल्प करते होंगे, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। जो एक्टिविटी हो रही है, जो फाइनेंस एक्टिविटी हो रही है, उन सब के बारे में पूर्ण रूप से रिपोर्ट, फीडबैक, रिस्पॉन्सिवनेस होना जरूरी है। तो पब्लिक के प्रति या जो संस्था है उसके प्रति, जो भी मेंबर्स हैं उसके उसके प्रति, तो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी भी होगा, बी होगा, मतलब ये ऑप्शन गया आपका। अब आपके दो ऑप्शन बचे हैं। सी होगा ही होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, ट्रांसपेरेंसी लिखा ही हुआ है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है डी और ई। इन दोनों में क्या हो सकता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट और रेप्लिकेबिलिटी। बताइए क्या हो सकता है। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है क्या है, इज इट एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस। साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि इसके माध्यम से हम किसी भी संस्था के अंदर उसकी जो इफेक्टिवनेस है या जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दिस इज यूज एज अ प्रैक्टिस। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूज एज अ प्रैक्टिस just to improve the effectiveness and efficiency of any work in the organization। ठीक है। एंड रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जगह पब्लिक मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि पब्लिक बात हो रहा है। एक तो कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट का यहाँ पर उसका मतलब ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी जो है संस्था है उसकी जो एक्टिविटी है उसको मैनेज करना, वर्क करना, फंक्शन करना, तो उसके हिसाब से उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे बेहतर तरीके से हम, कोई भी संस्था प्रॉपर तरीके से चल सकती है, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होना, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं,
ठीक है, कैसे हम टाइम कम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कैसे हो सकता है, कम पैसे में काम कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आप एक अप्रोच यूज करते हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कम समय लगता है, इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। स्केल करने करने के लिए होगा, बट आई डोंट थिंक इट्स मेजर ऑफ गवर्नेंस। हाँ, साइंस मैनेजमेंट की रेप्लिकेबिलिटी इज इजी टू कॉपी एंड इम्प्लीमेंट, बिल्कुल। हाँ, देखो इसका मतलब रेप्लिकेबिलिटी मतलब होता है कि जो भी गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस है जैसे यहाँ लिखा है गुड गवर्नेंस के एलिमेंट, जो भी प्रैक्टिसेस होंगी गुड गवर्नेंस की, बन सके। ठीक है, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं या रेप्लिकेट कर सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, बेहतर तरीके से बार बार चीज को रिपीट कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, सो दैट कैन बी ट्रांसफरेबल, या उसको रिपीट कर सकते हैं बार बार हम एक्टिविटी गुड गवर्नेंस में प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो इसी वजह से रेप्लिकेबिलिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ठीक है, ये डी ही होगा, है ना? अ, ये वाला आंसर होगा। मैं तो इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार। ए बी सी ई, डी नहीं होगा। डी एक बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस बोल सकते हैं, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिसेस होती है जिनको हम यूज करते हैं संस्था के अंदर, जो भी उनके वर्क है उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है। सो वो उसका हिस्सा है, ना कि डायरेक्टली गुड गवर्नेंस का एलिमेंट है। क्लियर है सभी को? बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रेप्लिकेबिलिटी। देखो रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, कैसे बना, ये बना रेप्लिकेट से, जिस चीज को हम बार बार दोहरा पाए, रिपीट करा पाए, या इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिमिलर वर्क के लिए, सिमिलर गवर्नेंस के लिए, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी। जो रेप्लिकेबल हो। ठीक है, जैसे कोई सॉन्ग ऑनलाइन सुना, बट नेट ना होने पर उसको सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, बट अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो कितनी बार सुन सकते हैं। हाँ, ऐसे भी समझ लो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये जून 2021 2022 के क्वेश्चन है, और इसको समझ लीजिए। जागृति सोनी सर, आप कुछ पूछ रहे हैं या ओके लिखा है? सर, इस क्वेश्चन में ई कैसे रिलेट करते हैं? किसमें? इसमें गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है किसी संस्था के अंदर, अगर आप जो वर्क है उसको बार बार आप रिपीट करा पा रहे हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और द वाइडर पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो वो आपके इसके अंदर आ जाएगा, एलिमेंट के अंदर। वो हमेशा एक ऑलवेज एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपको चार ऑप्शन चूज करने हैं, इसमें तीन ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है कि तीन ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ये तीनों ले सकते थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि आपको चार ऑप्शन चूज करने हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ना कि इसको। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सोचना होता है कभी कभी, मे भी। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। ओके, उतना रेप्लिकेबिलिटी नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन चूज करना है पांच में से, इसमें यू हैव टू मार्क इवन। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ले सकते हो उसको। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। चलिए, 22 क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर, हाँ, 11 का, ये आपके जून 2022 क्वेश्चन है। देखिए, हर साल जो है, हर जो 20 एग्जाम होता है, तो लगभग चार पांच क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट से अंदर।
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इलेक्टोरेट, जुडिशरी। क्या आंसर होगा? देखो ये तो ठीक है, ये वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और डी करेक्ट है। इलेक्टोरेट नहीं होगा। यहाँ लिख रहे हैं कि की इंस्टीट्यूशंस, कौन से मुख्य जो है संस्थाएं हैं भारतीय लोकतंत्र की। तो आपका लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और जुडिशरी। इसका क्या काम होता है? लॉ बनाना। ठीक है, जिसमें आपका लोकसभा है, राज्यसभा है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका क्या काम होता है? वो जो लॉ बनते हैं उनको लॉन्च लॉन्च करना या इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन काम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। और जुडिशरी का क्या काम होता है? इधर सिस्टम ऑफ कोर्ट, कि जो लॉ है उनको इंटरप्रेट करना और जस्टिस को इंश्योर करना, प्रोवाइड कराना, लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है अधिकारों के लिए। और जो डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करना, ये सभी के सभी काम होते हैं जुडिशरी के। तो इलेक्ट्रोल इसका पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोल का मतलब होता है सिटीजन ऑफ कंट्री, कि जिनके पास अधिकार है वोट का। दे कैन पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो इट इज नॉट अ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर तीनों जो है वो सही होंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो लॉ को जो इंटरप्रेट करते हैं फॉर द पीपल। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वो कानून पारित पास करते हैं, लॉ बनाते हैं, बिल लाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो सब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है वो जिम्मेदार होती है कैसे हम लॉ को इन्फोर्स करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है। सर एक बार एग्जीक्यूटिव फंक्शन बता दीजिए। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का काम होता है कि जो भी लॉ बना है, कानून बना है, उनको इन्फोर्स करना। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, वो सब जो जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है। जो भी सरकार की बॉडी है जो कि इम्प्लीमेंट करती है लॉ को, कानून को। जैसे सर मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ पारित किया गया, बिल पारित किया गया, उसके ऊपर कानून बन गया, वो तो कानून कैसे इम्प्लीमेंट होगा? सरकार की जो संस्थाएं हैं वही इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सर लेवल पर। इलेक्ट्रोड का भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको, इसको करने, इलेक्टोरेट। देखो इलेक्टोरेट का मतलब सिंपल है कि इसका मतलब होता है कि सिटीजन ऑफ कंट्री, जिनके पास अधिकार होता है वोट का, दे कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दे हैव द राइट टू वोट। दैट इज इलेक्टोरेट। मतदाता इसको बोलते हैं ना। मतदान कौन करता है? मतदाता। मतदाता मतलब वो लोग जो कि दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, द इलेक्शन। दैट इज मतदाता या इलेक्टोरेट। एग्जीक्यूटिव में ऑफिसर्स आते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर। सभी गवर्नमेंट जो मशीनरी होती है जो कि पॉलिसी या कोई भी एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट की जो भी बॉडी होगी वो सब इसके अंदर आएगी, तो वो उसका हिस्सा होते हैं ऑफिसर्स। क्लियर है? इलेक्टोरेट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, चारों। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। Diagnosis cultural relation between merging company and determine the extent to which cultural classes are likely to occur. क्लासेस नहीं, क्लैश होगा। कल्चरल क्लैश, जो झगड़ा होता है उस टाइप। बिटवीन मर्जिंग कंपनी, जैसे मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए है और कंपनी बी है। ये दोनों कंपनी मर्ज हो रहे हैं, कोई कंपनी सी बन जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि जो कल्चरल रिलेशन है उसको हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? बाई कल्चरल ऑडिट से, मोरल मैनेजमेंट से, एडोक्रेसी से, सोशल डायनामिक्स, इसके माध्यम से हम कल्चर रिलेशन को डायग्नोसिस करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मर्जिंग कंपनी है और डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच कल्चर क्लास आर लाइकली टू अकर।
कि कल्चरल क्लास हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो कोई कंपनी है, इसका जो फोकस है इनोवेशन पर है, ठीक है। और दूसरी कोई संस्था है जो कि ये है आपका, ये इसका फोकस है बिजनेस पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो, ओके, मार्केट ओरिएंटेड है। और ये संस्था है उसका ज़्यादा फोकस इनोवेशन पे है, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। तो ये ऑफकोर्स इनकी जो कल्चर होगा, इनके जो वैल्यू सिस्टम होगा उस संस्था का, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट होगा इससे। तो जब हम मर्ज करते हैं दोनों कंपनी, तो पहले ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं कि किस प्रकार के कल्चरल क्लासेस हो सकते हैं, ओके। तो उसको हम बोलते हैं बाई कल्चरल ऑडिट। बाई कल्चरल ऑडिट का मतलब होता है कि जिसमें हम एग्जामिन कर पाए, असेस कर पाए दोनों कंपनी, जो मर्जिंग कंपनी है, उनके रिलेशन को, उनके जो कल्चरल रिलेशन हो सकते हैं उनको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, जो डिफरेंशियल कल्चर, हर एक अपनी कंपनी का एक वैल्यू सिस्टम होता है, प्रैक्टिसेस होती है, कल्चर होता है। तो किसी रूप में क्लैश ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, उसकी अवॉइड करने के लिए और डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बाई कल्चरल ऑडिट किया जाता है। तो हम सही तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं डिफरेंट कल्चर डिफरेंसेस को कंपनी के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये हो सकता है दोनों कंपनी के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हो। किसी एक कंपनी का फोकस होगा प्रमोशन इनोवेशन पर, दूसरी का फोकस और कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं बाई कल्चरल ऑडिट। दूसरा है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। दूसरा ऑप्शन है इसमें एमोरल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा मैनेजमेंट जहाँ पर कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो ज़्यादा इमोरल, मतलब मोरल नहीं होगी, एथिकल नहीं होगी, लैक ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कि कैसे भी करके उनका जो उद्देश्य है वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उनका फोकस होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करेंगे, चाहे उसमें जो एथिकल कंसिडरेशन हो सकते हैं उनको साइड करके, एमोरल प्रैक्टिस को यूज करके, ठीक है। इनडिसिप्लिन, हाँ ये भी हो सकता है। जो भी एथिकल इम्प्लीकेशंस होते हो सकती हैं, उनको हम हटा करके हमारा फोकस होता है कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करें। उस पर ज़्यादा फोकस होता है। एथिकल प्रिंसिपल्स को हम साइड लाइन करते हैं, दैट इज एमोरल प्लान। नेक्स्ट इसमें एडोक्रेसी। एडोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संस्था जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, डिसेंट्रलाइज है, उसका जो स्ट्रक्चर है उस संस्था का, ओके। लोगों के पास जो लोग काम करते हैं वहाँ पर, पीपल फोकस मोर ऑन क्रिएटिविटी, अडोप्टेबिलिटी, इनोवेशन, साथ में मिलकर के काम करना, उनको ऑटोनॉमी होती है, दे कैन मेक डिसीजन, दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उसको बोलते हैं एडोक्रेसी। बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। जो लोग काम कर रहे होते हैं, दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू जो करना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इनोवेशन ऐड कर सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी है, ओके। और उनके पास ज़्यादा मौका होता है, ऑटोनॉमी होती है डिसीजन लेने की। कल्चरल क्लासेस, और क्लासेस नहीं मैंने बोला ना, उसको मैंने हटा दिया था ना, वो गलती से लिख दिया। क्लैश, झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, वो टाइप कभी कभी इधर उधर हो जाता है ना, मैंने बोला था। सो दैट इज एडोक्रेसी। समझ में आ गया एडोक्रेसी? सोशल डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? ये तो कई बार बताया है। सोशल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप, ग्रुप के अंदर जो ग्रुप है ना, जैसे सोशल की बात कर रहे हैं, सोसाइटी हो गया ग्रुप। तो सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शन है, जो डायनेमिक है, जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, जो चेंजेस है, वो आपका आता है, उस पैटर्न को बोलते हैं हम सोशल डायनेमिक्स। ये ग्रुप के अंदर लोग कैसे, इंडिविजुअल्स है, ग्रुप है, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिंपल सोशल डायनेमिक्स, या उस पैटर्न को समझते हैं उसको बोलते हैं सोशल डायनेमिक्स। सामाजिक गतिशीलता, बदलाव, चेंजेस, इंटरेक्शन जिसको बोले, लगातार जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे सोशल डायनेमिक्स। समझ में आ गया? सोशल कनेक्टिविटी भी ठीक है, हाँ, कनेक्टिविटी को आ जाएगा, रिलेशनशिप, interaction, communication, changes that is occurring within the group, within the social structure, within the society. So the pattern जो बनता है उसको social dynamics बोलते हैं, सामाजिक गतिशीलता। तो चारों ऑप्शन क्लियर है सभी को? आंसर आपका बाई कल्चरल ऑडिट हो जाएगा, कि जो कल्चर है दोनों संस्थाओं का, जैसे मर्जिंग जो कंपनी है, उनके कल्चर को समझना, उनके वैल्यू सिस्टम का डिसाइड करना, उनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। तो जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो अराइज हो सकता है, क्लैश हो सकता है, उसको हम समझ सकते हैं बेहतर तरीके से अगर हम बाई कल्चरल ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
व्हाट आर द रोल प्लेड बाय द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो संस्थाएं होती है उनका क्या काम होता है? पॉलिसी एनालिसिस करना, एडवोकेसी करना, मॉनिटरिंग एंड स्टेट परफॉर्मेंस, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। अभी मैंने बताया था कि लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। तो कानून बनाने का काम इनका नहीं होता है ना। कोई भी जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं होती है, कोई भी संस्था है, CSO, ये नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। ठीक है, ये कानून नहीं बना सकते ना। हाँ, कानून जो बना हुआ है उसको वो मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसका। जैसे सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ही करती है। ये जो संस्थाएं होती है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, सही है गलत है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो सभी चीजें मॉनिटर करना, उसको अंडरस्टैंड करना, एडवोकेसी करना, ये सब काम होते हैं संस्थाओं के। ना कि लॉ बनाना। तो डी नहीं होगा, डी जहां जहां पर है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। तो ऐसे करके आपके 3 ऑप्शन गए, एक ही ऑप्शन बचा है, पॉलिसी एनालिसिस करना। पॉलिसी एनालिसिस का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर देते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी प्रोग्राम है। तो इंडिपेंडेंटली जो बहुत सारी संस्था होती है जो उनका एनालिसिस करती है, देखती है कि कितना इससे क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, या क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो पॉलिसी एनालिसिस होता है। एडवोकेसी का मतलब होता है कि जो भी लोग हैं उनकी नीड्स को लेकर के एडवोकेसी करना, कि जो पॉलिसी है कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कैसे लोगों को सोशल जस्टिस मिल पाएगी। तो वो आपका एडवोकेसी के अंदर आता है। मॉनिटरिंग करना, तो ये स्टेट परफॉर्मेंस। ठीक है, कि स्टेट के द्वारा जो भी सर्विसेज डिलीवर की जाती है, ओके, उन सबको आप मॉनिटर करना, क्या परफॉर्मेंस है उस चीज की इंडिपेंडेंटली। दैट इज आल्सो कम अंडर द CSO's रोल एज ए प्ले बाय दिस संस्था। तो ABC हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। क्लियर है शहबाज? उसके इफेक्ट को एनालिसिस करना। हाँ अभी ये लॉ बनाते नहीं है, संस्थाएं ये लॉ बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, है ना। कि जो लॉ मेकर्स हैं या जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है कानून, तो वो बता सकते हैं, किसी लॉ को अपोज कर सकते हैं, किसी लॉ को सपोर्ट कर सकते हैं, तो दे कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सोशल वेलफेयर मॉडल। आई थिंक वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। फैमिलियल, इंस्टीट्यूशनल, रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, रेमिडियल वेलफेयर मॉडल, कौन सा होगा? फैमिलियल का मतलब होता है कि फैमिली अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होती है, जो कि सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। जो फैमिली के अंदर सभी लोग, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, यंग हो, बच्चे हो, उन सब के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करना, वो आपका फैमिली सिस्टम मॉडल कहलाता है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन मॉडल। इंस्टीट्यूशन, जिसको पूरा नाम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इसका मतलब होता है कि इनके द्वारा जो भी लोगों को उनकी जो बेसिक नीड होती है वो प्रोवाइड करना है, जैसे कैश बेनिफिट है, पेंशन स्कीम्स है, या जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना, या सोशल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो आपका इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में आता है। रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल क्या होता है? जो अभी बताया मैंने, कि जहाँ पर दो जो सिस्टम है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, प्राइवेट एंड फैमिली, देन गवर्नमेंट विल टेक इनिशिएटिव जस्ट टू हेल्प फॉर द शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल। रेमिडियल मॉडल इसमें नहीं आता है ना। ठीक है, ये रेमेडियल का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं फंक्शन होता है कि इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट देना, हेल्प करना, मदद करना। दैट इज फोकस अबाउट इंडिविजुअल्स डिसफंक्शनिंग, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये क्लिनिकल मॉडल। ठीक है, तो ये डी नहीं होगा, बाकी तीनों ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। हाँ, ग्रुप में आता है। ग्रुप में आता है मतलब जो हम लोग सोशल ग्रुप पर पढ़ रहे थे वहां की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कौन सा नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यस, हाँ हाँ, वहां पर हम लोग पढ़े थे रेमेडियल मॉडल के बारे में, कि क्लिनिकल अप्रोच है जिसके माध्यम से लोगों की जो डिस्टेंसलिंग है इंडिविजुअल्स की, ग्रुप की, उसको हम बेहतर कर सकते हैं, उसमें फोकस होता है। चलिए अब 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ।
सोशल ग्रुप मॉडल इज अ पिरामिडल मॉडल, ठीक है। ओके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल कंटीजेंसी, इसका मतलब होता है कि जो सामाजिक आकस्मिकताएं, मतलब आपदाएं, अचानक जो घटनाएं घटनाएं घट जाती हैं, तो उसमें सुरक्षा कौन प्रोवाइड करता है? मतलब सोशल वेलफेयर, सॉरी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट उसको बोलते क्या है? सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी, हाउसिंग, शेल्टर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये आपके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, वो सोशल वेलफेयर बोलते हैं उसको। बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं लोगों की वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, लोगों को असिस्ट करना, लोगों को मदद करना, सपोर्ट करना, ये वेलफेयर होता है। सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो लाए जाते हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सर्विस में क्या क्या है? सर्विस में जैसे काउंसलिंग देना, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, कम्युनिटी वर्क करना, ये सभी आपके सर्विस में आते हैं। सोशल वेलफेयर सर्विस मतलब दोनों ऐड हो गया। यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग देंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। सब किसके माध्यम से? ये स्कीम के माध्यम से, जो मैंने यहाँ पर बताया कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम्स है, जो कि लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो सभी एक्टिविटी मिल करके दोनों सोशल वेलफेयर सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल सर्विसेज। दैट मीन्स कि आप डिलीवर करेंगे जो भी गवर्नमेंट के जो सपोर्ट सिस्टम है, जो प्रोग्राम्स है, जो एक्टिविटीज है, जो भी एक सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, इंटरवीन करना, हेल्प करना, मदद करना, इन एनी सेंस। सोशल सिक्योरिटी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा था सोशल कंटीजेंसी, सामाजिक आकस्मिकता, या बोल सकते हैं आपदा, जो कोई घटना अचानक से घट जाती है या सडन जो हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं इसके अंदर। तो सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम सोशल या इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, या फैमिली को, या कम्युनिटी को, कि कोई अचानक से कोई घटना घट जाती है, तो उस केस में कुछ सर्टेन कंटीजेंसीज होती हैं, उसमें लोगों को हेल्प करना, मदद करना, दैट इज कम अंडर द सोशल सिक्योरिटी। क्लियर है? बोलिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर इज अ मैक्रो लेवल कंसेप्शन। डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ये जो विकासात्मक सामाजिक कल्याण एक बृहद स्तर का अवधारणा है, कंसेप्शन है, और इसमें हम संस्थागत परिवर्तन का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अटेम्प्ट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करना मतलब जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें मॉडिफिकेशन करना, बदलाव करना, चेंज करना। तो ऑटोमेटिक आपका मैक्रो लेवल हो गया, क्योंकि माइक्रो लेवल पे हमारा काम इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं होता है, वो माइक्रो लेवल पे होता है काम, इंडिविजुअल फोकस करते हैं हम। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन चेंजेस, मॉडिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, चेंजेस लाना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशन में, दैट मीन्स ये ऑटोमेटिक आपका माइक्रो मैक्रो लेवल कंसेप्शन। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, दूसरा सही है ना? डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट्स इंस्टीट्यूशन चेंजेस। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसके लिए एडवोकेसी करना, कि हम ये गवर्नमेंट में जो पॉलिसी बनी है उनमें चेंज आना चाहिए, लोगों तक जिसका बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, या जो पुअर है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर, इस स्कीम के अंदर देयर इज अ नीड फॉर चेंजेस, एज एडवोकेसी करना, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ओके। या कोई सिस्टम है, जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म लाना, वो आपका इंस्टीट्यूशन चेंज कहलाएगा। एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको लेकर के कोई पॉलिसी बनाने के लिए एडवोकेसी करना, तो वो सब आपके इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आते हैं, तो वो आपके मैक्रो लेवल में है। पहले सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये जनवरी 17 में क्वेश्चन आया हुआ है।
social protection are emerging as a key social development policy focusing on social security and poverty reduction. जो सामाजिक सुरक्षा एक इमर्जिंग की सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी है, इसका फोकस होता है कि सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराना और पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा लिख रहा है कि एक यूनिफाइड अप्रोच है दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द परसीव्ड इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल हो रही है, उस चीज को परसीव करने के लिए, रिस्पॉन्स टू परसीव इंक्रीज, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या वल्नरेबिलिटी हो रही है, उस चीज को समझने के लिए द कांट इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन। तो जो यूनिफाइड अप्रोच होती है उससे हम सोशल प्रोटेक्शन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं। यूनिफाइड अप्रोच का मतलब ही होता है कि जो मोर इफेक्टिव हो देन फ्रेगमेंटेड अप्रोच। फ्रेगमेंटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है? वो एक चीज पे फोकस करती है, एजुकेशन है तो उसमें फोकस करेगी, हेल्थ को लेकर के फोकस करेगी। एक ऐसी यूनिफाइड अप्रोच जो कि समाज की जो प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी की या इंडिविजुअल्स की या जो वनरेबल सेक्शन है उनकी सभी की सभी समस्या है, वहां पर हम फोकस करते हैं यूनिफाइड अप्रोच के माध्यम से। ठीक है। तो जो भी उनकी नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उन सब को लेकर के हो, वहां पर हम लोग एक यूनिफाइड अप्रोच यूज कर सकते हैं फॉर द सोशल प्रोटेक्शन, सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव rather than the fragmented approach. तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिफाइड अप्रोच इन रिस्पॉन्स टू द परसीव्ड इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इम्प्रूव, ऑफ कोर्स दैट विल इम्प्रूव द सोशल प्रोटेक्शन। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये 15 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोशल वर्क इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी टू सोशल वेलफेयर। दैट इज वेरी इजी, दैट उन्होंने डेफिनेशन दे दी है ऊपर, नीचे बस उसका नाम पूछ रहे हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर सोशल पॉलिसी को सोशल वेलफेयर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम बना, सॉरी, जो पॉलिसी बनाई गई, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसका काम होता है कि पॉलिसी को जमीन पर उतारना, मतलब इन फॉर्म ऑफ सोशल वेलफेयर लोगों तक पहुंचाना। तो दैट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। कि किस प्रकार से वेलफेयर प्रोग्राम या सर्विसेज को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ताकि दैट कैन रीच टू द पीपल। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पंचायती राज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ। फ्रेगमेंटेड अप्रोच का मतलब होता है कि एक फोकस होता है, उसका एक एरिया पर फोकस होता है, एक अप्रोच। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप, यूनिफाइड अप्रोच का मतलब होता है कि सामूहिक हम समस्याओं को एक साथ देख सकते हैं, वो आपका एक यूनिफाइड अप्रोच होती है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि मल्टीपल अप्रोचेज होंगी, या बोल सकते हैं एक अप्रोच है, उसका फोकस एक ही इशू पर है। हेल्थ को लेकर के कोई अप्रोच है, उसी पर फोकस करेगी। एजुकेशन को लेकर के उसी पर फोकस करेगी, या कोई भी इशू है। लेकिन लोगों के इशू कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक इशू होता है, वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं। अब बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी की वजह से क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग बीमार होंगे तो इलाज नहीं करा सकते, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ये चीजें जुड़ी हैं आपस में, अगर आप एक पे फोकस करेंगे तो काम नहीं बनेगा। सो यू हैव टू लुक एट थिंग्स इन अ वेरी कलेक्टिव वे। उसके लिए हम एक यूनिफाइड अप्रोच फोकस करते हैं कि सभी समस्याओं को एक तरीके से देखेंगे कनेक्ट होकर, तो दैट कैन बी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बजाय कि हम एक एक इशू पे फोकस करें। ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का? पंचायत राज सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। नहीं, सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पंचायती राज सिस्टम किस लिए है? दिस इज द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो ये जो इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है पंचायत राज सिस्टम का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसलिए तो बनाया गया था ना, कि जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो ना होकर के लोकल लेवल पे हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। जैसे कि क्या है, गांव में चुनाव होते हैं, है ना?
या शहरों में, कस्बों में, टाउन में भी इलेक्शंस होते हैं, वो क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। दे हैव आल्सो पावर, पावर को डिवॉल्व करना फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल लेवल। जैसे 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। वी कैन इजिली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज इसलिए तो लाया गया था ताकि हम पावर को डिवॉल्व कर पाए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल लेवल। और पंचायती राज को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, या बोल सकते हैं 3 टियर गवर्नमेंट होती है, इसको बोलते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। पहला टियर आपका ग्राम पंचायत है, दूसरा टियर पंचायत समिति, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। ठीक है, ये 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको बोलते हैं, जिला परिषद। क्लियर है? प्लानिंग नहीं है, जैसे बी जिन्होंने मार्क किया है, ग्रास रूट में प्लानिंग थोड़ी है, ये प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, या पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, लोकल गवर्नेंस है, जिसका उद्देश्य, जिसका जो प्रिंसिपल था, इसको बनाया गया था इस आधार पे कि हम किस प्रकार से जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर पाए, मतलब पावर को हम डिवॉल्व कर पाए एट अ लोकल लेवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है सभी को? बोलिए। सभी को क्लियर है? डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? ग्राम, जिला एंड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक कमेटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक कमेटी, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पे होता है ना। ग्राम, तालुका, जिला, हाँ ऐसे भी समझ सकते हो। तालुका को क्या ब्लॉक बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है कि विच द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल टास्क एनवायरमेंट ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के अंदर बाहरी जो है टास्क एनवायरमेंट कौन सा होगा, बाहरी कार्य वातावरण। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। वी हैव 1 मिनट। नाउ वी कैन सॉल्व 1 2 क्वेश्चन, बिकॉज 1 2 क्वेश्चन ही बचे हैं इसमें। वी कैन इजिली आंसर। डी आंसर होगा, क्योंकि स्टाफ तो होता नहीं, स्टाफिंग तो इंटरनल होता है ना, इंटरनल टास्क एनवायरमेंट होता है स्टाफिंग। स्टाफ गवर्नमेंट बाहरी है, फंडिंग एजेंसी हो सकती है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जहाँ पर हमारा कंपटीशन होता है, कोलेब्रेशन होता है, तो वो हमारे लिए एक बाहरी नॉट की तरह काम करते हैं। तो सी नहीं होगा, मतलब सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन दे, एक ऑप्शन पर। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन है। नेटवर्क का मतलब होता है कि जो भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके पास रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, उन सबको एक्सेस कर पाना प्रॉपर तरीके से, वो आपका नेटवर्क कहलाता है। तो वो भी बाहरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर दीजिए। मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको अगर नहीं भी हो पाते हैं तो वो मैं मॉक टेस्ट में डाल दूंगा, तो सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। देखो इस यूनिट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं, आप लोगों ने देखे होंगे। सो वी शुड नॉट स्पेंड सो मच टाइम, कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर क्यों वो ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा मॉक टेस्ट में। Then और आपको कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, मतलब कोई भी थ्योरी में आप लोग पढ़ेंगे, तो ग्रुप में डाल देना, मैं इकट्ठा करके जो भी आपका कोई थ्योरी होगा उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।